हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के हमारा थर्ड या फोर्थ पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में इसका बना दी। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाता है आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद हम देखेंगे एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में कवर किए थे, तो हम स्टार्ट करेंगे 46वें क्वेश्चन से। 45 क्वेश्चन तक मैं पिछले क्लासेस में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1793 का याद रखिएगा आपका 1793 की स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड केनी या आपका डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सन 1793 में इस स्थायी जो बंदोबस्त ये आपके शुरू किया था, किनके द्वारा शुरू किया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए स्थायी जो बंदोबस्त ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के इसको लगाया गया था। इसके बीच ये आपके स्थायी व्यवस्था हेतु यहाँ पे एक समझौता किया था, जिससे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस ने 22 मार्च 1793 में इसको लागू किया गया था। तो इसको याद। तो स्थायी जो बंदोबस्त है ये आपके ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी और बंगाल के जो जमींदारों के बीच कर को वसूलने से ये आपका संबंधित है। तो ये आपके जमींदारों के बीच कर वसूलने से आपके संबंधित है। एक आपके स्थायी व्यवस्था हेतु एक तरह का समझौता भी किया गया था आपके, जो आपके बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो आपके गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद है या आपका देव, जैसे भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। तो गुरु अंगद देव ने सिख धर्म के यहाँ पे 10 मानव जो गुरुओं, जिसको दिव्य दूत कहा जाता है, ये आपके दूसरे स्थान से। तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के वर्तमान स्वरूप का आविष्कार इन्होंने किया था। तो गुरु अंगद देव इसका करेक्ट आंसर। उन्होंने गुरु लिपि का आविष्कार इनके द्वारा किया था। मतलब तो 10 या गुरु अंगद देव ने सिख धर्म के 10 मानव रूप को, यहाँ पे दिव्य मूर्तों को इन्होंने, मतलब गुरुमुखी लिपि के आविष्कार के रूप में इनको जाना जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा गुरु नानक। जो गुरु नानक थे इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है। और लगभग इस बार जो मनाई गई थी जयंती 591 जो इस बार जयंती मनाई गई थी, तो उसको याद रखिएगा। तो हर साल यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा में आपके जयंती के रूप में इनको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यान्दाबो की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। 1821 में, 1834 में, 1854 में, 1826 में। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1826 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यान्दाबो की संधि आपका एक ऐसा संधि था। तो ये आपके मुख्य रूप से आपके जो प्रथम जो बंगला जो बर्मा युद्ध हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए जो यान्दाबो की संधि पर ही आपका हस्ताक्षर किया गया था। तो इसको याद रखिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यान्दाबो की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध या द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अभी जस्ट मैं बताऊँ हूँ। तो आपके प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए यान्दाबो की संधि पर हस्ताक्षर किया था। कौन से सन में। ये आपका 1826 में। इसको याद रखिएगा। तो 1826 में हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपका प्रथम करेक्ट जो आंसर हो जाए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये आपका किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके आर सी दत्ता, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू, पी सी महालनोबिस।
तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये आपके किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी दत्ता। इनको रोमेश चंद्र दत्त भी इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए आरसी दत्त या रोमेश चंद्र दत्त, जो भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है आरसी दत्त या रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसको लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है खास करके इस पुस्तक के जो लेखक हैं रोमेश चंद्र दत्त या आपके आरसी दत्त, ये आपके खास करके जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना ये आपके बुक करती है, मतलब इसके ऊपर। तो खास करके जो इस बुक के अगर मैं बात करूं तो ये किसके ऊपर इस बेस्ट है, मतलब किसके ऊपर बुक को लिखे थे पुस्तक आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के जो साम्राज्यवादी जो नियंत्रण के ये आपको स्पष्ट रूप से दर्शाती है चरण को, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपका इसे महालनोबिस कौन है, तो एक भारतीय सांख्यिकीविद है, महालनोबिस नाम से इनको जानते होंगे। तो आपके सांख्यिकीविद है, इन्होंने आर्थिक और विकास की यहाँ पे पूंजी निर्माण और वास्तविक निवेश पर ये आपका ये आपके खास करके इन्होंने ये आर्थिक विकास के बारे में इन्होंने बताया। यहाँ पे जो अमर्त्य सेन है इनको भी यहाँ से भी एग्जाम इनका पूछा जाता है। तो एक अर्थशास्त्री हैं और इनको नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। एक अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अमर्त्य सेन से इन्होंने मतलब कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो आपके अर्थशास्त्र के इन्होंने सिद्धांत दिया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या उपरोक्त में से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का जो नवाब था आपका कौन था, तो आपका सिराजुद्दौला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध कौन से सन में हुआ था, तो 23 जून सन 1757 में 23 जून सन 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके दौरान जो है आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। युद्ध किसके बीच हुआ, अगर एग्जाम पूछे तो प्लासी का युद्ध जो आपके बंगाल के नवाब और आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये आपका 23 जून 1757 को ये आपके सन में हुआ था। उस बंगाल के नवाब इनको बनाया गया था सिराजुद्दौला को, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, अमृतसर, लाहौर, पेशावर या आपका पटियाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराजा जो रणजीत सिंह की राजधानी आपका लाहौर थी, याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाहौर को अपनी उन्होंने राजधानी बनाया था। तो सन 1802 की बात है, सन 1802 में अमृतसर की ओर से ये आपका रुख किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो यहाँ पे अमृतसर दिए ये जो शहर किसके द्वारा बसाया गया, तो याद रखें चौथे गुरु थे आपके रामदास साहिब के द्वारा इसको 15वीं सदी में इसको बनाया गया था, ताकि जो सभी लोग इसमें प्रार्थना वगैरह कर सके। तो पवित्र इसको गुरुद्वारा माना जाता है आस्था का। तो अमृतसर जो है आपके आध्यात्मिक केंद्र है। तो इनके किसने बसाया था, तो चौथे गुरु रामदास साहिब ने इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमृतसर की स्थापना 1574 में शुरू गुरु रामदास के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या अवध के नवाब, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के जो निजाम है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक आपका हैदराबाद का निजाम था। इन्होंने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को इन्होंने स्वीकार किया था, तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैंगलोर की संधि या कालीकट की संधि, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1792 में। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ यहाँ पे कौन से संधि स्वीकार की थी, तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये आपका 1792 में। अगर पूछे तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1700
90 से आपका 92 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके इस संधि के साथ समाप्त हुआ था और आपके टीपू सुल्तान और लाडा जो कार्नावाल इसके ये बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो याद रखें, टीपू के जो जितने भी क्षेत्र में से आधे को यहाँ पे इनके द्वारा छीना गया था, जिसमें आपको मराठा, अंग्रेज और निजाम के बीच विभाजित कर दिया गया था अलग अलग में। तो इसको याद रखिए। कल टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया था, आप कल का क्लास पढ़े होंगे। तो टीपू सुल्तान से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। जो श्रीरंगपट्टनम है आपके टीपू सुल्तान ने अपनी इसको राजधानी बताया था। कल ये अच्छा से इसको बताया भी था उसके बारे में, तो कल का क्लास ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुक का सिद्धांत याद रखिएगा। तो चुक का जो सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चुक का सिद्धांत क्या होता है? चुक का सिद्धांत ये आपको किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया था। कौन से सन में लाया था? 1848 में। तो सन 1848 में चुक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की एक तरह का नीति है। इसमें आपको इसके जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे बनाया गया था 1848 में। ये आपके जितने भी हमारे जो भारतीय थे, स्वतंत्र भारतीय राज्यों को रद्द करने के लिए इसको स्टार्ट किया था। ये सिद्धांत जो ये आपके किस पे आधारित थी? ये आपके जितने भी जो आश्रित जो राज्य का कोई अगर शासक निसंतान जो मर जाता है, तो ये आपके राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस या यहाँ को लैप्स हो जाता था, मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाता था। कहने का मतलब है जैसे किसी राज्य में जैसे उस शासक यहाँ पे उसके जैसे निसंतान हो जाता है, मतलब कोई उसके मतलब उसको चलाने वाला कोई राज्य नहीं होता था, तो ये आपका जो डलहौजी क्या करता था, ये आपके मतलब बिना संतान के जो राजा मर जाता था, तो ये आपके राज्य पर यहाँ पे शासन करने को जो अधिकार है, जैसे चाचा वाचा जो भी दुनिया रिलेटिव रहते उसको समाप्त कर दिया था। तो ये आपका लैप्स सिद्धांत इसको कहा जाता है, जो आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लाया जाता है। लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको एक तरह का हड़प नीति भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अंग्रेजों के द्वारा इसको खास करके हमारे भारतीय जो रियासत है इस पर लागू किया गया था, तो इसको मतलब हड़पना भी कहा जाता है एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे या सिख गुरु कौन है? तो आपके गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास। तो गुरु नानक की जो जीवनी लिखने वाले गुरु आपके कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है जो मानवता के पीछे के जो सच्चे सेवक इनको कहा जाता है, धर्म के इनको रक्षक भी कहा जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव ने इनके यहाँ पे इनकी जीवनी को लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में डाक टिकट की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो किसके द्वारा जो हमारे जो आज देखते हैं टिकट भारत में जो डाक टिकट है देखते होंगे, तो भारत में डाक टिकट की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ये आपके बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। वैसे भी तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं, तो इसको प्लीज़ अगर समझ नहीं आता तो इसको रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपरली याद होगा। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कंप्लीट होता है आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिएगा, फिर अपना स्कोर देखिए। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर आपके लॉर्ड डलहौजी थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में डाक सेवा कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1854, डेट को भी याद रखिए, मोबाइल नंबर 1854 ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो भारत में डाक सेवा 1854 में जो ब्रिटिश जो भारत के जो गवर्नर जनरल के जो पद पे कार्यरत थे आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू की गई थी। तो आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज जो क्वेश्चन तैयार किए गए सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। आप प्रीवियस ईयर भी मॉडर्न हिस्ट्री के लगा के क्वेश्चन देख सकते हैं।
भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या भारत में सिविल सेवा जो है जो लाने का जो श्रेय है किसको जाता है, या जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं और आपके इन्होंने तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो इन्होंने सिविल सेवा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो उस समय यहाँ पे जो वारेन हेस्टिंग यहाँ पे ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव इन्होंने रखी थी, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था, इसको याद रखिएगा। फिर आपका जो भारत में जो सिविल सेवा में बहुत सारे कुछ जैसे ज़रूरत के हिसाब से, जैसे इसमें जो आपके जो कॉर्नवालिस थे इसमें बहुत कुछ यहाँ पर सुधार किया गया था ज़रूरत पड़ने पे, तो इसको याद रखें। तो लॉर्ड जो आपका जो लॉर्ड का जो कॉर्नवालिस है इनको भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में इसको जाना। अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कौन से सन या कब से हुई थी, तो ये भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सन 1922 में याद रखिएगा। तो आपके जो पहले विश्व युद्ध हुआ था तो साल 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में इसको स्टार्ट की गई। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रशासनिक सेवा की नींव किसने रखी, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस यहाँ पे लेना है। तो इसको यहाँ मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको लेना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो भारत में जो प्रथम भारतीय सेवा जो सिविल सेवा पास करने वाले कौन चुने गए थे, तो इसको याद रखें। तो जो इंडियन जो सिविल सर्विस के चुने जाने वाले जो पहले भारतीय कौन थे, तो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ जो टैगोर है उन्होंने 1832 में जो हमारे भारतीय थे, सभी जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो सिविल सर्विस चुने जाने वाले जो पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, 1832 में इन्होंने इस पद पर इन्होंने कार्य किए थे। तो इसको याद रखिए, सबसे पहले उनको चुना गया था। तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? तो गुरु अंगद ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अमरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो आदि ग्रंथ क्या है? तो एक तरह का सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है। तो इसका जो आदि ग्रंथ का संकलन है गुरु अर्जुन देव ने किया था, याद रखिएगा। तो आपके गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो आपके सिख गुरु 5वें क्रम के सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले पुस्तक में धन के निकास सिद्धांत का हवाला दिया था। भारत की खोज, भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन, हिंदू स्वराज या दुखी भारत। तो आपको सभी पता है कि दादा भाई नौरोजी इनके जो पहले जो पुस्तक है धन के निकास के सिद्धांत का हवाला इसमें दिया था, जिसमें आपको भारत में गरीबी और आपके गैर ब्रिटिश शासन पे इसको हवाला दिया गया था। मतलब इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी धन के निष्कासन, धन का जो निकास से संबंधित अपनी पुस्तक भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन से अपने इनमें विचार इनके द्वारा रखी गई थी। तो इसको याद रखिएगा। और इसमें खास करके जो भारत को जो बेरोजगारी के बारे में इसको बताया गया है। और दादा भाई नौरोजी को इनको और किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ग्रैंड ओल्ड ऑफ जो मैन इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो दादा भाई नौरोजी थे, जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके अध्यक्ष के रूप में इनको 3 बार इनको चुना गया था। तो इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी का जो प्रतिपादन इनके द्वारा किया था दादा भाई नौरोजी का, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा और आपका स्कोर कितना बना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप डेली बेस पे करंट पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। अगर सिलेबस में देखेंगे छात्रावास अधीक्षक कई मैं ले लेता हूँ, तो आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा अब कंप्यूटर के बात का है तो आपका करंट अफेयर्स जहाँ से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपको कंप्यूटर होगा जिसमें 50 नंबर से पूछा जाएगा, और इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा है तो आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो बहुत मायने रखता है करंट अफेयर्स। आप डेली बेस पे पढ़िए, बढ़िया स्कोर पर कर पाएंगे। आप डेली बेस से 10 से 15 मिनट आपको लगाना है। यकीन मानिएगा एग्ज़ाम के टाइम जो है पूरे में से पूरे नंबर आप करेंगे
ये आपको मेरा दावा है। तो चलिए मिलते हैं, बाकी आप समझदार हो। थैंक यू।